वेलकम टू आर्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे रहेंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक एमसीक्यू सीरीज आती है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोज़ आते हैं। जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है तो अदर टॉपिक पे वीडियोज़ आते हैं, डिमांडेबल वीडियोज़ भी आते हैं। इससे पहले हीमोडायलिसिस कॉम्प्लिकेशन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर वीडियोस आ चुके हैं, डिमांड्स के भी वीडियोस आ चुके हैं। जितने भी वीडियोस अभी तक आए उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी वीडियोस आते हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है आपके स्टडी से रिलेटेड मटेरियल भी शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से मेरा ये कहना है कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप ऐसा करेंगे तो चैनल ग्रोथ करेगा, और चैनल ग्रोथ करेगा तो मैं अपने साथ अदर लोगों को जोड़ के आपके लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे और क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। देर ना करते आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको पार्ट्स में दूंगी, क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो बनाया और ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर करके लाने वाली हूँ। ये वीडियो डिमांड का वीडियो है, पेशेंट की रिक्वेस्ट पे और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ये बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती क्या है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ आप नॉर्मल ये समझ सकते हैं कि हमारी किडनी बहुत अच्छा फंक्शन कर रही होती है, हम बहुत अच्छा खाना पीना खा रहे होते हैं और उसी हिसाब से यूरिन भी निकाल रहे होते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ मस्त चल रहा होता है। लेकिन सडनली क्या हो जाए कि हमारा जो पेशाब की मात्रा है वो, या मतलब यूरिन आउटपुट है, वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, मतलब यूरिन आउटपुट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है। और हम जो भी खा रहे हैं उससे हमें उल्टियाँ होने लगे, जी मिचलाने लगे, या फिर अदर इचिंग वगैरह शुरू हो जाए, या अदर प्रॉब्लम हो, हमें घबराहट हो या सांस लेने में दिक्कत हो। ऐसी सिचुएशन क्या होती है, ये इंडिकेट करती है कि हमारी किडनी क्या कर रही है, फंक्शन कम कर रही है, पेट भी फूल जा रहा है और स्वेलिंग भी आ रही है। ये सिचुएशन, ये जो सारे लक्षण है, ये इंडिकेट करते हैं कि किडनी ने अपना काम करना कम कर दिया है, मतलब किडनी का फिल्ट्रेशन कम हो गया है। और जब आप इसको चेक कराने जाते हैं और अगर आपका ग्लोमेरुलर, मतलब किडनी की जो छनाई की क्षमता है, जिसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, अगर ये लेस देन 60 ml पर मिनट आ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी क्या हो गई है, किडनी खराब होने की, क्रोनिक किडनी स्टेज पे पहुंच गई है, या इससे भी ज़्यादा भी होगा, लेकिन किडनी ने फंक्शन कम कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है कि किडनी ने फंक्शन कम करना बंद कर दिया है। या तो आप दैट टाइम अपने आप को सही कर लें, दैट सिचुएशन में आप ARF स्टेज में होंगे। लेकिन अगर इसे सही ध्यान नहीं देंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो ये डे बाई डे क्या होती जाएगी, और ख़राब होती जाएगी। और फिर ये क्या हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाएगी यहाँ जहाँ से कि आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपके पास एक ही चारा रहेगा, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लें या फिर आप हमेशा के लिए डायलिसिस पे चले जाएं। तो ये जो स्टेज होती है, ये क्या कहलाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जहाँ पर कि किडनी अपने काम को धीरे धीरे पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, मतलब काम करना बंद कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिम्टम्स दिए हैं, लक्षण दिए हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ जब होगी तो क्या होगा। इसमें पिक्चर के थ्रू समझा दिया कि आपको थकावट हो जाएगी, इसके अलावा स्वेलिंग होगी, जिसे हम एडिमा भी बोलते हैं, और पहले तो थोड़ी थोड़ी खुजली होगी, फिर परमानेंटली खुजली आपकी बॉडी में आ जाएगी। ठीक है। सोने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, मतलब पेशाब आना कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आप यूरिन करने जाएंगे, तो जब आप यूरिन करेंगे ना, तो उसमें बबल्स उठेंगे, जैसे पानी उबलता है ना, तो उसमें बबल्स आते हैं, मतलब क्या, बुलबुले जो आते हैं, इस तरीके से ऐसे ही इसमें बुलबुले आएंगे पानी में। जैसे मैंने अभी बताया कि जी मिचलाना, मतलब जी मिचलाएगा, लेकिन उल्टियाँ जैसी लगेंगी, लेकिन उल्टियाँ होंगी नहीं। तो नोज़िया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएंगी, उल्टियाँ भी हो सकती हैं। और भी इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे इसमें मैंने अलग अलग करके बताया कि स्किन में क्या हो जाएगा और आपके फिजियोलॉजिकली क्या हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपकी ब्रीदिंग में कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, और डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसके अलावा स्किन में इचिंग हो जाएगी, एनीमिक भी हो सकते हैं आप, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसके अलावा वीकनेस हो जाएगा, थकावट हो जाएगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये सारे मतलब मैंने इसमें दे रखे हैं
लक्षण दे रखे हैं, मसल्स क्रैम्प्स भी हो गए, सोडियम अदर चीज़ों की भी कमी होगी, बॉडी में भी पेन होगा, ये सारे के सारे सिम्टम्स मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको समझाएं, दोनों पिक्चर्स में, तो आप देख सकते हैं इनको और पढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है डाइट फॉर नॉन डायलिसिस सीकेडी पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे मेनली किसकी बात हो रही है, मैं ज़्यादा सीकेडी पे नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे सीकेडी की स्टेज नहीं, मुझे सीकेडी पेशेंट के लिए डाइट बतानी है, चाहे वो डायलिसिस पे हो या ना हो। दो तरह की सीकेडी पेशेंट होते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ या जिसे हम क्रोनिक रीनल फेलियर भी बोलते हैं, रीनल डिजीज़ या क्रोनिक रीनल फेलियर भी, ऐसे पेशेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी तो खराब हुई होती है लेकिन वो डायलिसिस पे नहीं होते। एक वो पेशेंट होते हैं जिनकी किडनी खराब हो चुकी होती है और वो डायलिसिस पे होते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ कि जो पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ की कंडीशन में पहुँच गए हैं और वो डायलिसिस पे नहीं है, ठीक है, उन पेशेंटों के लिए लो प्रोटीन डाइट रिकमेंड की जाती है कि उन्हें कम मात्रा में प्रोटीन डाइट लेनी है। अब वो लो प्रोटीन डाइट क्यों लेनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेंगे तो किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जब किडनी ऑलरेडी कोई चीज़ वीक है और उसके ऊपर आप बहुत सारा काम डाल दोगे तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारी किडनी का हिसाब है कि अगर ऑलरेडी वो बेचारी वीक है और आपने और ज़्यादा उसको काम करने को दे दिया तो धीरे धीरे जो थोड़े बहुत फंक्शन उसके चल रहे थे वो भी खराब हो जाएंगे और किडनी पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन, ऐसे पेशेंटों को जो कि डायलिसिस पे नहीं है उनको लो प्रोटीन डाइट मतलब कम प्रोटीन खानी होती है। और जो पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज में है लेकिन वो डायलिसिस पे हैं, ऐसे पेशेंटों को क्या करना होता है, ज़्यादा प्रोटीन लेनी होती है क्योंकि डायलिसिस में भी उनकी प्रोटीन लॉस होती है। ठीक है, तो जो पेशेंट डायलिसिस पे है उनके लिए 1 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे प्रोटीन रिकमेंड की जाती है। और जो पेशेंट डायलिसिस सीकेडी हैं लेकिन डायलिसिस पेशेंट नहीं है उनके लिए लेस देन 0.8 ग्राम पर केजी और बॉडी वेट पर डे के हिसाब से प्रोटीन रिकमेंड की जाती है। ठीक है, इसके अलावा एडुकेट अमाउंट में मतलब एक लिमिट मात्रा में उनको कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह लेने हैं, मतलब कैलोरीज लेने के लिए, क्योंकि कैलोरीज नहीं लेंगे ऊर्जा नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे, और वो जो ऊर्जा है वो कैलोरीज कहाँ से आएगी, कार्बोहाइड्रेट और फैट से आएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको लिमिट मात्रा में ही पोटेशियम लेना है, लिमिट मात्रा में ही आपको फॉस्फोरस लेना है, लिमिट में ही फ्लूइड इनटेक लेना है और लिमिट में ही क्या लेना है, नमक मतलब सॉल्ट लेना है। तो ये पूरी डाइट कैसे हम करनी है, हमको कैसे लेनी है, क्या करना है, ये मैं पूरा बताती हूँ आगे। इस वीडियो को मैंने पहले ही बता दिया कि मुझे डिवाइड करना पड़ेगा वरना वीडियो बहुत लंबा होगा। ये जो मैंने चार्ट दिया है आपको, ये उन पेशेंटों के लिए दिया है जो सीकेडी पेशेंट हैं लेकिन डायलिसिस पर नहीं हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट सीकेडी के हैं लेकिन डायलिसिस पे नहीं है उनके लिए प्रोटीन 0.6 से 0.8 ग्राम पर केजी पर डे, कैलोरीज 35 किलो कैलोरी से इसको 35 से 40 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से भी देता है। फॉस्फोरस 0.8 से 1.2 ग्राम पर डे, कैल्शियम इसमें 1.2 से 1.6 ग्राम पर डे, सोडियम 1 से 3 ग्राम पर डे, और अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम इसको 1 ग्राम और 1 से 2 ग्राम भी पर डे के हिसाब से भी डॉक्टर बता देते हैं या डाइटिशियन बताती हैं। ठीक है, पोटेशियम लेस देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर डे, लेकिन नॉर्मली हम वो जो देखते हैं 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वो उसके हिसाब से हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं पोटेशियम को, दोनों ही पेशेंटों के लिए, चाहे वो डायलिसिस सीकेडी पेशेंट हो चाहे वो नॉन मतलब सीकेडी पेशेंट हो, डायलिसिस पे हो या नॉन डायलिसिस पेशेंट हो। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन की बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट जिनके पास में मतलब जो कि सीकेडी पेशेंट हैं लेकिन डायलिसिस पे नहीं हैं, ऐसे पेशेंटों को प्रोटीन डाइट कैसी लेनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड या लो मात्रा में प्रोटीन लेनी चाहिए। और देखिए प्रोटीन क्यों हमारे लिए क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है वो बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने का मतलब उनकी क्या करेगी, प्रोटीन उनकी ताकत बढ़ाएगी, उनको मेंटेन करेगी। अगर बॉडी टिश्यूज़ ही कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या है, हम लोग तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी ना, बॉडी माल नरिश हो जाएगी। तो जो प्रोटीन है वो क्या करती है, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर और मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट मैंने पहले ही बताया कि जो पेशेंट सीकेडी पेशेंट है लेकिन नॉन डायलिसिस पेशेंट है, मतलब जिनकी डायलिसिस नहीं हो रही है, उनको लो मात्रा में प्रोटीन रिकमेंड की जाती है। वो लो मात्रा कितनी है, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, मतलब लेस देन 0.8 ग्राम रिकमेंड की जाती है वैसे। अब अगर आपने
प्रोटीन डाइट कम ली है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोटीन डाइट कम लेने से क्या होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड अगर प्रोटीन हो जाती है तो बॉडी जो है माल नरिश वाली कंडीशन में चली जाती है, पुअर एपिटाइट होता है, थकावट वगैरह ज़्यादा होती है ऐसे पेशेंटों को। तो दैट सिचुएशन में ऐसे पेशेंटों का मतलब वेट लॉस भी होता है और बहुत ज़्यादा एपिटाइट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए, हाई एनर्जी वाले फूड्स को लेना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी में ताकत ही नहीं रहेगी, वज़न कम होता जा रहा है तो क्या होगा, आपको ज़्यादा कैलोरीज की नीड होगी ना। तो अब वो प्रोटीन से तो आप ले नहीं सकते, अब प्रोटीन से नहीं ले सकते तो आपके पास क्या सोर्स है कैलोरीज के, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वाले सोर्स आपके पास क्या है, कैलोरीज के सोर्स हैं, जिससे आप लेके अपनी बॉडी को रिपेयर, मतलब जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर और मेंटेन कर सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि लो प्रोटीन फूड क्या होता है, मतलब कौन सी डाइट है लो फूड वाली। तो ये मैंने पिक्चर के थ्रू बता दिया कि कौन सी डाइट, कौन से फूड में लो प्रोटीन आपको मिलेगा, जैसे ब्रेड में, कॉर्ड में, व्हीट मतलब जो आपका गेहूं जो होता है उसमें, ओटमील में, ये पूरी पिक्चर आपको दे रखी है। तो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि किन किन प्रोडक्ट में आपको लो प्रोटीन मिलेगा, तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। ठीक है, नेक्स्ट एक और बता देती हूँ, हाई कैलोरीज इनटेक। अब हाई कैलोरी इनटेक मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको जो सीकेडी पेशेंट है लेकिन डायलिसिस पे नहीं है, उनको प्रोटीन तो रिस्ट्रिक्ट है ही है। अब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट है तो वो माल नरिश कंडीशन में जा ही रहे हैं, तो अब उनको दूसरी चीज़ क्या चाहिए होगी, अब उनको दूसरी चीज़ चाहिए होगी कैलोरीज। अब कैलोरीज आपको कहाँ से मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट और फैट से। अब जो कैलोरीज है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट हो या नॉन डायलिसिस पेशेंट हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई वहाँ पर भी लॉस हो रहा है और यहाँ पर भी लॉस हो रहा है, तो दोनों जगह से वहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो प्रोटीन आपको ज़्यादा क्यों दी जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप डायलिसिस में भी तो निकाल रहे हो ना प्रोटीन। ठीक है, तो दैट सिचुएशन में भी आपको प्रोटीन की वहाँ पर भी, वहाँ बढ़ाई ज़रूर है, लेकिन वो आप निकाल के भी तो आ गए, तो वहाँ पर भी आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स चाहिए और यहाँ पर भी आपको कार्बोहाइड्रेट फैट्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे कम प्रोटीन आप ले पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैलोरीज के, यहाँ पे मैंने बताया कि जो कैलोरीज के मेन सोर्स है वो क्या है, फैट्स है और कार्बोहाइड्रेट है। अब कैलोरीज के लिए मेन जो अमाउंट है वो रिकमेंड की गई है पेशेंट के लिए, सीकेडी पेशेंट के लिए 35 से 40 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से। ठीक है, एक दिन में आपको 35 से 40 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब 1 केजी पे आपको 35 से 40 किलो कैलोरी लेनी है। बाद में मैंने आपको ये बताया कि इफ़ कैलोरी इनटेक इज एन इनएडुकेट द बॉडी यूटिलाइज, अगर आपने जो कैलोरीज का इनटेक जो है वो कम कर दिया है तो बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को कैलोरीज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, और जब ऐसा करेगी तो जो थोड़ा बहुत जो काम कर रहा था, ठीक है, प्रोटीन कैन लीड टू हार्मफुल इफेक्ट सच एज माल न्यूट्रिशन, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, अगर आपने कैलोरीज कम ले ली और प्रोटीन आपने लिया तो किडनी, मैंने बताया ना, किडनी ज़्यादा को फंक्शन करना पड़ेगा, तो माल नरिश हो जाएगी आपकी बॉडी। साथ में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है बेस प्रोडक्ट का वो क्या होगा, क्योंकि प्रोटीन से सबसे ज़्यादा बेस प्रोडक्ट बनते हैं बजाय कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अदर कैलोरीज से। तो प्रोटीन, तभी तो हमारी जो किडनी है उसके जो फंक्शन है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस प्रोडक्ट बनेंगे। बहुत ज़्यादा बेस प्रोडक्ट को वो कैसे रिमूव करेगी किडनी, कितनी जल्दी रिमूव, ऑलरेडी उसके काम मतलब कम चल रहा है। ठीक है, तो दैट सिचुएशन में जो चलती फिरती किडनी काम कर रही थी वो भी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बस्ट हो जाएगी। तो अगर आप, चाहे वो सीकेडी पेशेंट ऐसे, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे नॉन डायलिसिस पेशेंट हो, उनको कैलोरीज एक एडुकेट अमाउंट में लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक लिमिट में लेनी चाहिए, जो कि आपको डाइट प्रेफर की गई है, डाइट में जितनी अमाउंट प्रेफर की गई है। अब सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, कैलोरीज का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, और ये हमें कहाँ मिलता है, व्हीट में, सीरियल्स में, राइस में, पोटैटोज़ में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, शुगर, हनी, कुकीज़, केक। देखिए, अगर किसी को इंग्लिश ना समझ में आ रही हो इनमें भी, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा तो मैं हिंदी में बाकायदा आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इन सब में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसके अलावा जो डायबिटिक और ऐसे पेशेंट जिनकी की मोटे ताजी हैं, ऐसे पेशेंटों को लिमिट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रिकमेंड की जाती है। ठीक है, और
उन लोगों के लिए ये भी बताया जाता है कि आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट लेने से बेटर है कि आप कैसे कार्बोहाइड्रेट लें, मिक्स वाले, कॉम्प्लेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट लें। जैसे कि अगर आप होल व्हीट आटा ले रहे हैं, गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो उसकी जगह मिक्स आटा वगैरह लीजिए, अनपॉलिश्ड राइस लीजिए, ये सब और ऐसी चीज़ें लीजिए जिनमें फाइबर ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को ये ऐसी वाली डाइट प्रेफर की जाती है। और इसके अलावा शुगर और सॉल्ट कम लेने के लिए बोला जाता है। अब ये हमने पढ़ लिया कि हाई कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलती है। अब इसको मैंने पिक्चर के थ्रू भी बता दिया है। आप पिक्चर, जिनको वैसे ना समझ में आ रहा हो, जो मैंने बोला वैसे ना समझ में आ रहा हो, वो पिक्चर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सारे हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड हैं। तो आप इनको देख के पिक्चर के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। ठीक है, अब आते हैं हम लो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड में, जिनमें कि लो कार्बोहाइड्रेट होती है। वो कौन कौन से हैं देखिए, लीफी वेजिटेबल हैं, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। नॉन वेजिटेरियन में लीन मीट्स, फ्रूट्स, एप्पल्स, फ्रूट्स में आपके एप्पल्स हैं, बलबेरी हैं, स्ट्रॉबेरी है। इसके अलावा पपाया भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, कम अमाउंट में। ड्राई नट्स में नट्स हैं, नट्स सीड्स हैं। ऑयल्स में ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड रेपसीड ऑयल हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क एंड स्वीट हैंड। और इसके अलावा मैंने इसका पिक भी दे रखा है कि किन किन प्रोडक्ट्स में लो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं फिनिश करती हूँ। थैंक यू।